कभी सोचा है कि महाभारत, जिसे हम धर्म और नीति की एक महान कहानी मानते हैं, शायद वो है ही नहीं जो हम उसे समझते हैं? क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो, बल्कि हमारी धरती पर बसी सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा एडवांस्ड सभ्यता की एक आखिरी वार्निंग हो? चलिए आज इस ग्रंथ के पन्नों को एक बिल्कुल नए नजरिए से पलट कर देखते हैं। सोचिए एक ऐसी लड़ाई के बारे में जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की जमीन पर तो लड़ी गई, लेकिन वो तलवारों और भालों की लड़ाई थी ही नहीं। वो तो एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल महासंग्राम था जिसने आने वाले समय के लिए विज्ञान को ही इतिहास बनाकर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक धधकता हुआ युद्ध का मैदान और उसके ऊपर हवा में तैरते हुए रथ। ऐसे ऐसे हथियार जो सिर्फ हाथ के इशारे से नहीं बल्कि दिमाग की सोच से कंट्रोल होते थे। और आसमान से आग की बारिश हो रही है। नहीं, ये किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये सब कुछ हमारे अपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत में लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले उन अविश्वसनीय हथियारों की बात करते हैं जो हमें उस दौर की देवताओं जैसी टेक्नोलॉजी का सबूत देते हैं। महाभारत का वो सीन तो सबको याद होगा, जब अर्जुन और कर्ण के शक्तिशाली अस्त्र आसमान में एक दूसरे से टकराते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अरे ये तो सुनने में बिल्कुल आज के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम जैसा लगता है ना, जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही रोककर खत्म कर देता है। और कमाल की बात तो ये है कि दोनों ही मामलों में टक्कर से आसमान में एक गोलाकार तरंग, एक स्फेरिकल ब्लास्ट बनता है। अच्छा, और उन योद्धाओं के रथ, वो कोई मामूली रथ नहीं थे जो सिर्फ जमीन पर दौड़ते थे। सोचिए, हवा में उड़ने वाले रथ जिनमें एंटी ग्रेविटी सिस्टम लगा हो, वो अपने आप अपनी दिशा बदल लेते थे, मानो उनमें कोई ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम फिट हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सिर्फ मंत्रों से, यानी आज की भाषा में कहें तो वॉइस कमांड से एक्टिवेट होते थे और फिर हीट सीकिंग टेक्नोलॉजी से अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म कर देते थे। और फिर आता है श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। ये कोई आम हथियार था ही नहीं, ये तो एक सेल्फ गाइडेड ऑटोनॉमस ड्रोन जैसा था। दुश्मन का पीछा करना, रास्ते में आने वाली रुकावटों से बचना और अपना काम पूरा करके वापस लौट आना। ऐसा लगता है मानो ये चक्र सीधे श्री कृष्ण के डीएनए या उनकी ब्रेन वेव्स से जुड़ा हुआ था, एक पर्सनल बायोलिंक के जरिए। और अब बात करते हैं सबसे विनाशकारी अस्त्र की, ब्रह्मास्त्र। कहते हैं जब ये चलता था तो ऐसा लगता था मानो हजारों सूरज एक साथ आसमान में चमक उठे हों। जमीन सालों साल के लिए बंजर हो जाती थी। पर यह सिर्फ कहानी नहीं है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आज भी अनएक्सप्लेन्ड रेडिएशन के सबूत मिलते हैं और वहां की मिट्टी पिघलकर कांच बन चुकी है, ठीक वैसा ही जैसा एक न्यूक्लियर धमाके के ग्राउंड जीरो पर होता है। युद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही अर्जुन और कृष्ण अपने रथ से नीचे उतरते हैं, वो पूरा का पूरा रथ जलकर राख हो जाता है। अगर हम इसे एक वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस रथ में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम था, जिसे इसलिए एक्टिवेट किया गया ताकि उस रथ की एडवांस टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में ना लग जाए? पर यह टेक्नोलॉजी सिर्फ विनाश तक ही सीमित नहीं थी। जीवन को बनाने का विज्ञान भी आज की हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे था। 100 कौरवों के जन्म की कहानी तो हम सब ने सुनी है। गांधारी के गर्भ से एक मांस का टुकड़ा निकलता है, उसे 100 हिस्सों में बांटा जाता है। हर हिस्से को खास केमिकल से भरे मटकों में रखा जाता है और फिर उन मटकों से 100 बच्चे जन्म लेते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये तो एक प्राचीन क्लोनिंग और आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन का जीता जागता उदाहरण लगता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज के मेडिकल साइंस के लिए भी एक सपने जैसी है। और जब बलराम का भ्रूण देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, तो ये सब बिना किसी मॉडर्न सर्जरी के हुआ। आज की दुनिया में इसे आईवीएफ का सबसे एडवांस्ड रूप माना जाएगा, लेकिन उस समय ये सिर्फ मंत्रों और बायो फ्रीक्वेंसी की मदद से किया गया था। और अभिमन्यु की कहानी, उसने चक्रव्यूह भेदने की इतनी मुश्किल स्ट्रैटेजी अपनी माँ के गर्भ में सीखी थी। मतलब एक अजन्मा बच्चा न सिर्फ सुन सकता है, बल्कि युद्ध जैसी कॉम्प्लेक्स जानकारी को प्रोसेस और स्टोर भी कर सकता है। ये किसी पेरेंटल न्यूरल रिकॉर्डिंग से कम नहीं है। लेकिन अब हम उस टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, मन और असलियत यानी रियलिटी दोनों को कंट्रोल करने की तकनीक। संजय ने पूरे युद्ध को महल में बैठे बैठे लाइव देखा था, पर यह कोई सिंपल लाइव टेलीकास्ट नहीं था। वो सिर्फ देख सुन नहीं रहे थे,
बल्कि वो सैनिकों के विचार, उनके डर, उनकी भावनाओं को भी महसूस कर पा रहे थे। ये दिव्य दृष्टि असल में एक रियल टाइम न्यूरल अपलिंक की तरह थी, एक बायोलॉजिकल ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस जो हजारों किलोमीटर दूर से डेटा सीधा दिमाग में भेज रहा था। और मय दानव की बनाई हुई माया सभा, वो जगह जहां ठोस जमीन पानी की तरह दिखती थी और जहां कुछ न होते हुए भी एक अदृश्य दीवार रास्ता रोक लेती थी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रोग्रामेबल इल्यूजन सिस्टम था जो देखने वाले के विचारों के हिसाब से असलियत को ही मोड़ देता था। आज की सबसे एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी भी इसके सामने कुछ नहीं है। पुष्पक विमान जैसे उड़ने वाले वाहन न तो घोड़ों से चलते थे, न ही किसी ईंधन से। वो तो सिर्फ मन के आदेश से कंट्रोल होते थे, किसी भी दिशा में उड़ सकते थे और यहाँ तक कि गायब भी हो सकते थे। कुछ लेखों में तो ये तक कहा गया है कि ये विमान सिर्फ जगह में नहीं बल्कि समय में भी यात्रा कर सकते थे। ये सब सुनने के बाद मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल। अगर वो सभ्यता इतनी ज्यादा एडवांस थी तो वो खत्म कैसे हो गई, कहाँ चली गई? देखिए, मॉडर्न साइंस में एक थ्योरी है जिसे द ग्रेट फिल्टर कहते हैं। ये एक तरह की ब्रह्मांडीय दीवार है। ये थ्योरी कहती है कि हर इंटेलिजेंट सभ्यता टेक्नोलॉजी में तरक्की करती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो अपनी ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी से खुद को तबाह कर लेती है। वो उस दीवार को पार नहीं कर पाती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि महाभारत का वो महाविनाश ही उस प्राचीन और उन्नत सभ्यता का ग्रेट फिल्टर था? क्या उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी कि वो खुद उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और सब कुछ तबाह हो गया? और यही सवाल हमें आज के सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जिस रफ्तार से हमारी अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एआई, न्यूक्लियर पावर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या हम भी अनजाने में उसी ग्रेट फिल्टर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये सवाल हम सबके भविष्य का है।